अगर आप 100 में से 55% लोगों को कुछ नहीं देंगे, उनको सड़क पे बिठा देंगे या उनको रोजगार या किसी चीज़ के लायक नहीं समझेंगे, तो 55% लोग अगर भूखे रहते हों तो आप अपने प्रदेश में गर्व से कह सकते हैं कि हमारा विकसित प्रदेश है। पहले भी उनकी सरकार में भाई भतीजावाद, पत्नीवाद, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े नेताओं की जो पत्नियां हैं वो सुगम और दुर्लभ के जाल में फ़ायदा उठा। नमस्कार, मैं अफरोज खान, टाइम्स न्यूज़ के लिए। आज उत्तराखंड स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। सरकार से लेकर के समाज, जो सामाजिक संगठन है, चाहे दल है, वो सभी लोग आज बड़ी धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं श्री देवेंद्र सिंह जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल के महासचिव भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए जानते हैं कि जो पिछला 20 साल का सफर रहा उत्तराखंड का, वो कैसा रहा और क्या कमी रह गई विकास में या कितना विकास हुआ है। इन सभी विषयों पर बात करते हैं। जी सर। नमस्कार अफरोज जी। सर, ये अभी आज उत्तराखंड राज्य स्थापना बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसे 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस विषय में क्या लगता है सर, अभी उत्तराखंड जिस तरीके जो सपने को लेकर जनता ने इसको बनाया था, वो क्या पूरा हो रहा है? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ता होने के नाते सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। और आपसे बात करते हुए हमें अच्छा लगता है क्योंकि आपने उत्तराखंड के 20 वर्षों के सफ़र के बारे में बातचीत करने का जो मनसा जाहिर की है, तो हम पहले बात करते हुए आपसे कहना चाहेंगे, उत्तराखंड बनाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने और जिनको हम बुजुर्ग कहते हैं, उन सभी का सहयोग, योगदान, संघर्ष रहा है, तभी उत्तराखंड की प्राप्ति यहाँ की जनता को हुई। और इस राज्य निर्माण के पीछे एक कॉमन जो कंसिडरेशन, एक कॉमन जो इच्छा मनसा रही सबकी, वो ये थी, जब हम उत्तराखंड में यहाँ के 8 जिले उत्तर प्रदेश में होते थे, तो यही कहा जाता था, एक्सपीरियंस होता था, अनुभव होता था कि हम लखनऊ राजधानी होने पर यहाँ से किसी मंत्री को मिलना हो, अपने नेता को मिलना हो, या राजकीय कोई काम हो, जैसे कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा था, वहाँ पर आने जाने में जो पिटिशनर दावेदार होते थे, वकील होते थे, उनको आने जाने में तकलीफ़ और इस तरह की प्रशासनिक तकलीफ़ें भी बहुत थी, जो यहाँ की जनता को लगता था कि अगर हमारा प्रदेश यहाँ होगा तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच में होंगी, आने जाने का समय, खर्चा और देरी, जो वाद निपटाने में, मुकदमे निपटाने में देरी होती है, वो कम हो जाएगी और हम अपने प्रदेश को सब मिलजुल के अपनी सरकार चला के इसको विकास के रास्ते पर लाएंगे। यही मंशा रही कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 में 9 नवंबर को हुई और तब से आज तक हमने 20 वर्ष का सफ़र तय किया। इसमें बहुत सारे अनुभव हैं। सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं, भाजपा की भी रही हैं, सहयोगी सरकारें भी रही हैं, तो सफ़र 20 साल का काफ़ी लंबा होता है। और उस सफ़र में हम लोग आज इसी आकलन को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस मुख्यालय में भी आज गोष्ठी थी, उसमें हमने इसका आकलन किया, इस पर विचार रखे लोगों ने, और जो 20 साल में खोया या पाया, क्या हम लोगों को मिला है, उस पर चर्चा हुई है। उसी के बारे में, उसी को साथ में लेते हुए आप जान सकते हैं कि हम पार्टी की तरफ से या पार्टी का क्या व्यू रहा है, या एक आम आदमी होने के नाते जो ये अनुभव रहे हैं उनमें हम किस तरह से आगे बढ़े हैं। ये मेरा आपको कहना और सवाल भी है कि आप जानकारी लें इस बारे में। सर, ये 20 साल कैसे गुजरे, मतलब क्या लगता है कि कैसी अच्छी रही, कितना अच्छा रहा, कितना उसमें लाभ हुआ, हानि हुआ, क्या लगता है सर? राज्य निर्माण
किसी व्यक्तिगत सोच या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हुआ। एक जनता का जो संयुक्त इंटीग्रेटेड समेकित जो विकास है उसको करने के लिए, विकास को मजबूती देने के लिए राज्य का निर्माण हुआ जी। तो राज्य के निर्माण में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कड़वे भी रहे, कुछ अच्छे भी रहे। हम शायद उत्तराखंड जो राज्य है जिसका नाम उत्तराखंड है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो उत्तराखंड का जो डेफिनेशन है या व्याख्या है, उत्तराखंडी कहने में आम भाषा में आता है हम उत्तराखंड के उत्तराखंडी वासी हैं। तो उत्तराखंडी है क्या? कौन लोग हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं या उत्तराखंडी जिनको कहा जाए, या जिनके विकास की या जिनके बारे में ही बात की जाए? आज ये प्रश्न हावी है जनता के बीच में और राजनीतिक दलों के भी बीच में। तो मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि प्रदेश सभी जितने लोग अपॉइंटेड डे 9/11/2000 को जो लोग इस राज्य में रहते थे वो इस राज्य के निवासी हैं, वासी हैं और सभी लोग उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के राज्य के अधीन आते हैं। इसमें अगर कोई सवाल करे या कहना शुरू करे या किसी भी तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, मैदान और पहाड़ में अंतर लाने की बात करे, जाति या धर्म के आधार पर व्यवहारिकता में अंतर लाने की बात करे, ये सामाजिक न्याय की दृष्टि से गलत है। हम सबको समेकित विकास के लिए काम करना होगा। इसमें कांग्रेस पार्टी शुरू से देश में भी और अन्य राज्यों में भी, अलग अलग राज्य सरकारों में भी, इसीलिए हम एक धर्मनिरपेक्ष या नाम से सरकार चलाते हैं जिसमें सामाजिक न्याय हम करते हैं। समाज के हर आदमी के साथ न्याय होना चाहिए। अगर विकास हो रहा है तो उसकी भागीदारी उसमें भी होनी चाहिए और विकास के लिए जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्र हैं, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पलायन का हो और जितने भी क्षेत्र हैं, रोजगार का हो, उद्योग धंधा का हो, उसमें हर आदमी की भागीदारी और उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। तभी हम समेकित विकास की और राज्य के विकास की बात कर सकते हैं। सर, आज के टाइम पे किस किस क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में मेहनत करने की जरूरत है उत्तराखंड सरकार को कि ये विकास कर सके, कि हाँ ये विकास रुका हुआ है, इसका यहाँ पर मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है? किसी राजनीतिक दल की सरकार की बात मैं नहीं करूँगा। जन भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रदेश, जन भावनाओं के आधार पर बना हुआ प्रदेश और आज जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए उत्तराखंड का जो आज आकलन हो रहा है स्थापना दिवस पर, उसमें मैं केवल एक निष्पक्ष राय रखना चाहूँगा। अगर हम देखें राज्य बनने के बाद स्वास्थ्य की बात करें तो कितनी कमी आ गई है आज की तारीख में कि स्वास्थ्य के हमारे संसाधन नहीं है। पहाड़ से, गांव से आने वाली जो जच्चा बच्चा है रास्ते में ही दुर्घटना हो जाती है, बच्चा रास्ते में ज़मीन पे पैदा हो जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं होता, पहाड़ पे डॉक्टर नहीं है, अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी है, कंपाउंडर दवाई दे देता है, भेज देता है। तो स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी कमज़ोर है। इसमें तो सर अगर हम बात करें तो आप कांग्रेस से भी और कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो इसमें कमियां तो दोनों सरकारों की रही है कि स्वास्थ्य पहाड़ की तरफ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जितना रोजगार, जितना भर्ती नियुक्तियां कांग्रेस के टाइम में हुई, डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की या स्वास्थ्य की बात करूंगा, वो नियुक्तियां फलीभूत नहीं हुई। मुझे कहना नहीं चाहिए, क्या महिलाओं को ही डॉक्टर को पहाड़ में भेजने का कोई नियम होना चाहिए? आज की सरकार ने, भाजपा सरकार ने जितने भी ट्रांसफ़र की पॉलिसीज़ हैं, ना उनकी शिक्षा के टीचर्स की या शिक्षकों की कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी आज तक बन पाई। पहले भी उनकी सरकार में भाई भतीजावाद, पत्नीवाद, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े नेताओं की जो पत्नियां हैं वो सुगम और दुर्लभ के जाल में फ़ायदा उठा रही हैं और बाकी जो गरीबों के घर से महिलाएं हैं या गरीब लोगों के बच्चे हैं, अगड़े पिछड़ों के मैदानी क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको जो है वहाँ पर भेजा जाता है। और मेरे संज्ञान में है, बहुत से डॉक्टर नौकरी छोड़ के चले आते हैं, उनको वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं होती, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। आज वो देहरादून में कई लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं डॉक्टर। जी।
तो इसमें किसकी तो कमी देखी जाए? इससे भागना, ये मेरा जनता को संदेश है कि जो भी स्वास्थ्य के, शिक्षा के कर्मचारी हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, उनसे सहयोग करें और उनसे सहयोग लेके देश की शिक्षा स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में हाथ बटाएं, न कि उनके साथ उस मानसिकता से पेश आएँ जो देश के या प्रदेश के विकास में आड़े आती है। यही हाल शिक्षा का भी है सर वहाँ पर। शिक्षा में 300 स्कूल बंद कर दी गए, ITI बंद कर दी गई। अभी भाजपा सरकार ने ये सारे डिसीजन लिए हैं। क्या जो सरकारी स्कूल में ITI में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, जिनको शायद वजीफा भी मिलता था, अभी मुझे दुख होता है कि 500 करोड़ का जो छात्रवृत्ति है वो घोटाला हुआ है, उसकी जांच तक नहीं हो रही है, सरकार उसकी जांच भी नहीं कराती है। वो बच्चे पैसे के अभाव में उनके 2-2 साल बर्बाद हो गए। आज हमारे CM साहब ने कुछ डिसीजन लिया है कि हम 2 साल के लिए जो पैसा कम पड़ रहा था वो 18-20 लाख रुपया, 38 लाख रुपया उनको दे रहे हैं। ये 38 लाख रुपए का झुंझुना है, लेकिन वो 500 करोड़ की बात नहीं करेंगे, जिसमें भाजपा के मंत्री भी हैं, उनके स्कूल चल रहे हैं और उनके स्कूलों में ही सबसे ज़्यादा गमन हुआ है। इस वजह सरकार जो है उसकी इंक्वायरी से, उसकी CBI जांच से कतरा रही है। तो इसमें कांग्रेस क्या कर रही है सर? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस के हर जिले में ये जो जांच हुई है, SIT हुई है, जिसमें नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके नाम आए, उनको बंद किया गया। ये इंक्वायरी ही कांग्रेस के लोगों ने उठाई है। ऐसे ही जैसे यातायात की बात करें, हम NH-72 की बात है, उसमें कांग्रेस कब से बोलती आई कि CBI की आप जांच कराएं, लेकिन सरकार को क्या तकलीफ है? तकलीफ वही है कि हर जगह जो है भाजपा सरकार का हाथ गंदे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनका पोल खुले और जनता के बीच में उनका जुलूस निकले। एक और सर बहुत गंभीर मामला है पलायन का। आए दिन आप मतलब मुद्दे उठते रहते हैं कि जी पहाड़ से पलायन हो रहा है वहाँ पे, तो ये क्या कारण है सर, और इसके लिए काम क्यों नहीं करती कोई भी सरकार? पलायन शब्द जो है आज वो अपने आप में हल्का सा लगता है मुझे। पलायन और विस्थापन जी 2 अलग चीज़ हैं, लेकिन ये पलायन नहीं हो रहा है, देश में विस्थापन हो रहा है। राज्य बनने के बाद केवल राजधानी क्षेत्र में 5 लाख परिवार आकर यहाँ बस गए हैं, मकान बनाकर रहते हैं। यहीं पर सारे विभाग आ गए हैं, यहीं पर सारे मंत्री मंत्रालय हैं। उनके साथ जितना स्टाफ था वो मिलाकर 5 लाख से भी ज़्यादा लोग मकान दुकान सहित यहाँ बसे हुए हैं। तो आप इसको पलायन कहेंगे या विस्थापन कहेंगे? उनको वहाँ से हटाकर आप यहाँ ले आए और पलायन का नाम देते हैं। अभी मैं आपके संज्ञान में डाल दूँ, पहाड़ी क्षेत्रों से 60 गांव के लोगों को हरिद्वार में पथरी के आसपास के इलाकों में बसाया जा रहा है लाके। ये पलायन है या क्या है? ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। क्या हम क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, या मेरे रिश्तेदार हैं तो उनका विकास या उनका भला होना चाहिए, इस तरह से देश प्रदेश का विकास करना चाहते हैं? नहीं हो। एक कारण तो ये भी हो सकता है ना कि मान लीजिए कि जब वहाँ पे स्वास्थ्य या शिक्षा की जो कि वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा है, जब वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी तो पलायन तो होगा ही होगा। मान लीजिए अगर मैं ही हूँ चाहे आप ही हैं, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? वहाँ से हटेंगे? तो नहीं, पलायन तो उस आदमी के लिए दिक्कत है उसे जाना चाहिए जिसके पास संसाधन नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी प्रदेश सरकार में बैठा है, अच्छी लाख रुपए तनख्वाह लेता है, उसको स्वास्थ्य सेवाएं भी फ्री में मिलती हैं, उसका इलाज फ्री में होता है, उसके बच्चे भी जो हैं वो आसपास पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में वो प्राइवेट में पढ़ा लेता है। तो वो अगर वहाँ से हट के आ रहा है तो क्यों आ रहा है? उसको पलायन नहीं कहेंगे, उसको उसका व्यक्तिगत अपने कल्याण की बात है। या सरकार ने उनको दरवाजे खोल के दे दिए कि सब देहरादून चलो, हरिद्वार चलो, प्लेन में चलो। हो सकता है प्लेन और मैदान का जो बैलेंस है उसको बराबर करने की भी किसी न किसी की मंशा हो रही हो। तो अभी एक मूल निवास का भी आए दिन मुद्दा उठता रहता है कि मूल निवासी कौन है, प्रमाण पत्र लेने में भी दिक्कत। हाँ, मूल निवास का मुद्दा बड़ा संगीन रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। लेकिन उत्तराखंड के साथ कितने राज्य बने हैं? 3 राज्य एक साथ बने। जो भी नए राज्य जब भी बने, जिस दिन उस राज्य की स्थापना हुई उस तारीख में
जो लोग उसकी सीमाओं के अंदर रहते थे, चाहे वो 2 साल से रह रहा है, चाहे 10 साल से रह रहा है, चाहे वो 3 पीढ़ी से रह रहा है, वो सब उस प्रदेश के मूल निवासी माने गए। उनका हर चीज़ का हक अधिकार उस प्रदेश में निहित हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड में 1950 से लागू किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी जो 50 से पहले से रहता है वो यहाँ का निवासी माना जाएगा, बाकी को कोई हक हकूक नहीं मिलेगा। लड़ते उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनके वोट ले सकते हैं हम, बाकी उनको देंगे नहीं। अच्छा, उनके वोट हम ले लेंगे लेकिन उनको देंगे नहीं। फिर वो लड़ते लड़ाई करते करते, जैसे अभी 1985 से पहले का रहने वाला होना चाहिए, तब उसको यहाँ का प्रमाण पत्र मिलेगा, जाति का भी मिलेगा। तो ये इसके पीछे मैंने शुरू में कहा कि भाई मैं पीछे के इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा। आरक्षण की आग से झुलसता हुआ उत्तराखंड विरोध की आग से राज्य की मांग में परिणित हुआ, और राज्य बनने के बाद आप समझते हैं कि वो लोगों की, आमजन की जो बीच में एक दिमाग में जो खिचड़ी है कि भाई ये बाहर के लोग हैं, ये दलित लोग हैं, ये पिछड़े लोग हैं, ये अल्पसंख्यक लोग हैं, ये यहाँ का फ़ायदा न उठाएं उसको, या इनको यहाँ कुछ न मिले, उस नज़रिए से ये सारे कृत्य हुए हैं जो एक प्रदेश की जनता के लिए या प्रदेश के विकास के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर आप 100 में से 55% लोगों को कुछ नहीं देंगे, उनको सड़क पे बिठा देंगे या उनको रोजगार या किसी चीज़ के लायक नहीं समझेंगे, तो 55% लोग अगर भूखे रहते हों तो आप अपने प्रदेश में गर्व से कह सकते हैं कि हमारा विकसित प्रदेश है?